स्वागत है आपका हमारे आज यूट्यूब चैनल पर। आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में प्लेटो के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था। अब हम एरिस्टोटल के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके हर साल एग्जाम में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एरिस्टोटल। इनका नेम एरिस्टोटल है। इनका जो ऑक्यूपेशन है वो है philosopher. He was a great philosopher and polemarch during the classical period in ancient Greece. He was taught by Plato. He was the founder of the Lyceum. वो यह Lyceum के फाउंडर भी थे. The Peripatetic school of philosophy and the Aristotelian tradition. He was the student of Plato. He born in 384 BC in Sapur in Stagira, Greece, and he died in 322 BC in Chalkis, Greece. Now we will talk about Aristotle qualification, his education. He got his education from Platonic Academy in 367 BC to 347 BC. He was influenced by Plato, Socrates, Democritus, Pythagoras, Hippocrates, Epicurus. एरिस्टोटल के नोटेबल वर्क्स हैं वो है कैटेगरीज, सेकंड एथिक, थर्ड हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, मेटाफिजिका। उन्होंने जिन सब्जेक्ट्स में स्टडी करी थी एथिसिस, एंटेलेकी, एंथीमीम, प्रेडिकेबल, सोल। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। उन्होंने अपनी फेमस बुक पोएटिक में ट्रेजेडी के बारे में डिस्कस करा। उन्होंने अपनी इस फेमस बुक पोएटिक में ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है, विच वॉज पब्लिश्ड इन 335 BC। ये 20 पेजेस की बुक है। उन्होंने अपनी इस पोएटिक बुक में ही टोल्ड अबाउट ट्रेजेडी क्वालिटी, व्यूज, थॉट्स, एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, व्हाट इज़ ट्रेजेडी, व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। इस पोएटिक बुक में ट्रेजेडी को सुपीरियर बताया गया है। एपिक से भी ज़्यादा इस बुक में ट्रेजेडी को सुपीरियर बताया गया है। फ्रेंड्स, अरस्तु ने इसमें जोग्राफिकल, पोएम, ड्रामा, म्यूज़िक या राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, नीति शास्त्र, एथिक्स, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स पर कंपोस्ट भी किया है। उन्होंने इमिटेशन के बारे में बताया। इमिटेशन यानी कि जो नकल की हुई चीज़ होती है। हमारे वर्ल्ड में काफ़ी इमिटेशंस है जो ट्रू रियलिटी है। इस वर्क को क्रेडिट करते हुए प्लेटो जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते एरिस्टोटल के वर्क के साथ, बिकॉज प्लेटो का मानना है कि जो पोएम, ड्रामा, नोवेल, इन सब में कहीं ना कहीं इमिटेशन है, कहीं ना कहीं नकल की हुई चीज़ है, जिससे प्लेटो होते हैं वो डिसएग्री होते हैं पोएट से। एरिस्टोटल, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। ही वॉज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ही रोट ऑन मैनी सब्जेक्ट्स। उन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट्स लिखे हैं, फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, पोएट्री, थिएटर, म्यूज़िक, लॉजिक, रियोट्रिक, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, एथिक्स, बायोलॉजी एंड जूलॉजी। Rhetoric, persuasive speech or writing. Speech or writing that communicates its point persuasively. Here we will talk about variety of poetry. I have mentioned here 4 types of poetry. First is tragedy poetry, second epic poetry, third comedy poetry and fourth music poetry. हम डिस्कस करेंगे इन सभी पोएट्री को लाइन वाइज। फर्स्ट इज़ ट्रेजेडी पोएट्री, जिसमें ट्रेजेडी को शो किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने अपने फर्स्ट ईयर एमएजी फर्स्ट ईयर में डॉक्टर फॉस्टर्स मदर सीरीज़ का प्ले पढ़ा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मदर सीरीज़ में आपने मदर की सिचुएशन, जो आजकल महिलाओं की जो भी सिचुएशन कंडीशन है उसमें इसको बताया गया है। और जो डॉक्टर फॉस्टर्स और मदर सीरीज़ है, ये ट्रेजेडी प्ले हैं। इसको आप थोड़े से स्टोरी का एक्सप्लेन करके आंसर को लेंथी बनाने के लिए आप इसमें इसको एडिट लिख सकते हैं। सेकंड इज एपिक पोएट्री। ये लॉन्ग नरेटिव होती है, लंबी होती है महाभारत की तरह। ये जो स्टोरीज को प्रेजेंट करती है। एपिक पोएट्री काफ़ी लेंथी होती है महाभारत की तरह, जिसमें ट्रू रियलिटी होती है, जो कि स्टोरी को प्रेजेंट करती है। एंड थर्ड इज कॉमेडी पोएट्री। आफ्टर रीडिंग, हम अपने मूड को जॉयफुल करने के लिए, अपने चेहरे पर हंसी को लाने के लिए हम कॉमेडी पोएट्री को पढ़ते हैं। जो कॉमेडी पोएट्री होती है वो नॉर्मली कॉमन पीपल्स के लिए लिखी जाती है और लोगों को हंसाने के लिए इस पोएट्री का यूज़ किया जाता है, कॉमेडी पोएट्री का।
ये लोगों के मूड को काफ़ी अच्छा करती है, उनको हंसाते कहीं ना कहीं जब वो सैड होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जो भी डिप्रेशन प्रॉब्लम्स होती है वो इस कॉमेडी पोएट्री को पढ़ते जिससे उनका मूड अच्छा हो जाए, जिससे वो उनके चेहरे पर हंसी आ जाए। इसलिए जो पोएट्री होती है वो नॉर्मली कॉमन पीपल्स के लिए लिखी गई है। एंड नेक्स्ट इज़ म्यूज़िक पोएट्री। यह एक राइम होती है, एक म्यूज़िक गाने की तरह इसको पढ़ा जाता है। ऐसी पोएट्री को म्यूज़िक गाने की तरह पढ़ा जाता है। जो प्लेटो होते हैं वो इम्प्रेस्ड होते हैं एरिस्टोटल से। प्लेटो वॉज इम्प्रेस्ड फ्रॉम एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ एकेडमी। प्लेटो एरिस्टोटल को एकेडमी का मस्तिष्क भी कहते हैं। एरिस्टोटल रोट 400 टेक्स्ट्स इन हिज लाइफ। एरिस्टोटल ने अपनी लाइफ में 400 ग्रंथों की रचना की थी। एंड ही ऑल्सो रोट अ बुक पॉलिटिक्स। उन्होंने राजनीतिक ग्रंथ भी लिखी है। इन विच द पॉलिटिकल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड, जिसमें पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, पॉलिटिकल के बारे में बताया गया है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, फर्स्ट इज वन हु इज़ एवरी वन फ्रेंड इज़ नो वंस फ्रेंड। वन हु इज़ एवरी वंस फ्रेंड इज़ नो वंस फ्रेंड। जो सबका फ्रेंड होता है वह किसी का भी फ्रेंड नहीं होता। एंड सेकेंड इज नो वन लव्स द पर्सन ही इज़ अफ्रेड ऑफ। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता जिससे वह डरता है। जिससे हम प्रेम करते हैं हम उसके नियर भी जाते हैं, उससे प्यार भी करते हैं, उसके टच में भी रहते हैं। बट जिससे हम डरते हैं, जिससे हम अफ्रेड होते हैं, उससे हम दूर रहते हैं, उसके नियर भी नहीं जाते और उसके हम टच में भी नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये एरिस्टोटल ने अपने उसमें इनको बताया है। एरिस्टोटल, अनलाइक सुकराट एंड प्लेटो, एरिस्टोटल वॉज नॉट एन एथेनियन। सुकराट और प्लेटो के विपरीत जो एरिस्टोटल थे वो एथेनियन नहीं थे। ही वॉज बोर्न इन थ्रेस, वो उनका जन्म थ्रेस में हुआ था। वट इज़ नाउ नॉर्थन ग्रीस, जो अब नॉर्थन ग्रीस में स्थित है। बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स वर मेंबर्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिवल families, and his father Nicomedes served as court physician of Amytas II of Macedon, the grandfather of Alexander the Great. जो फ्रेंड्स एरिस्टोटल के जो फादर थे निकोमस, वो राजा के दरबार में, एमिनटस III के दरबार में एक चिकित्सक के रूप में सेवा करते थे। हिज पेरेंट डाइड व्हाइल ही वॉज यंग, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी व्हेन ही वॉज यंग, जब वो यंग थे। एंड ही वॉज लाइकली रेस्ड एट हिज फैमिलीज होम इन स्टैगिरा। एंड ही वॉज ब्रॉट अप बाय अ गार्डन, वो उनका पालन पोषण एक गार्डन के द्वारा किया गया था। 17 और 18 की एज में ही वॉज ब्रॉट अप बाय अ गार्डन। एट 17 और 18 ईयर्स ऑफ एज ही जॉइन प्लेटो अकेडमी। 17 और 18 ईयर की एज में उन्होंने प्लेटो की अकेडमी को ज्वाइन किया था, जो एथेंस में स्थित थी। एंड रिमेन देयर अंटिल द एज ऑफ 37, और वहाँ पर 37 की एज तक वहाँ थे। शॉर्टली आफ्टर प्लेटो डाइड, प्लेटो की डेथ के बाद एरिस्टोटल लेफ्ट एथेंस। प्लेटो की डेथ के बाद एरिस्टोटल ने एथेंस को लीव कर दिया था, उनकी एकेडमी को छोड़ दिया था। एंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ फिलिप II ऑफ मैकडोन, जो फिलिप II जो कि मैकडोन का राजा है, थियोडोर अलेक्जेंडर द ग्रेट बिगिनिंग इन 343 BC, जिसके दरबार में उनके पिता, उनके फादर एक चिकित्सक के रूप में सेवा करते थे, उन्होंने उनके दरबार को ज्वाइन किया था। एंड ही एस्टेब्लिश अ लाइब्रेरी इन लीजियम, उन्होंने अपनी लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश किया था लीजियम में, विच हेल्प हिम टू प्रोड्यूस मैनी ऑफ हिज 100 ऑफ बुक्स ऑन पेपर स्कॉल्स, जो कि उनकी 100 ऑफ बुक को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। ही इवेंचुअली रिटर्न टू एथेंस एंड सेटअप हिज ओवन स्कूल, उन्होंने एथेंस में अपना ओवन स्कूल भी सेटअप किया था, अपना न्यू बिजनेस किया था, जो कि लीजियम, जो कॉल्ड द लीजियम आफ्टर द एरिया ऑफ एथेंस इन विच इट वॉज लोकेटेड, जो कि एथेंस में लोकेट था। नाउ वी विल टॉक अबाउट एरिस्टोटल की कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। इससे पहले हमने ट्रेजेडी प्ले को पढ़ा था। अगर आपके एग्ज़ाम में एरिस्टोटल और प्लेटो की ट्रेजेडी आती तो आप वो लिखना, अदरवाइज नहीं आती तो आप इसके थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स, इनकी बायोग्राफी, इनके वर्क्स, इनका मेन इंटरेस्ट, ये सब आप इसमें एडिट करके लिख सकते हैं।
एरिस्टोटल के जो वर्क है वो है एरिस्टोटल इन्फ्लुएंस ऑन लॉजिक कंटिन्यू वेल इनटू 19th सेंचुरी। एरिस्टोटल ने अपने लॉजिक को कंटिन्यू किया था 19th सेंचुरी तक, इसको जारी किया था। इन एडिशन हिज एथिक्स, अपने एथिक्स में एडिशन में उन्होंने अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ ऑलवेज इन्फ्लुएंस गेंट रिन्यूड इंटरेस्ट विद द मॉडर्न एडवेंट ऑफ स्पिरिचुअल नेशन। उन्होंने हमेशा शतकुन के आधुनिक आगमन के साथ एक नए सिरे से इंटरेस्ट प्राप्त किया था। बचपन से इंटेलिजेंट तो वो थे ही, और काफ़ी उनमें उनको एकेडमी का ब्रेन भी कहा जाता था। उनकी कैचिंग पावर, उनकी नॉलेज हर सब्जेक्ट में काफ़ी डीपली नॉलेज अच्छी थी, और उनके सब्जेक्ट काफ़ी उन्हें किसी भी चीज़ को पढ़ने में वो हर चीज़ को इंटरेस्ट लेके बहुत अच्छे से उसको पढ़ते थे, काफ़ी डीपली उसको पढ़ते थे। एरिस्टोटल को कई नामों से पुकारा जाता है, उनके बहुत सारे नाम हैं। एरिस्टोटल हैज़ बिन कॉल्ड द फादर ऑफ लॉजिक, उनको कुल को तर्क का जनक भी कहा जाता है। उनको द फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, द फादर ऑफ पोल साइंस भी कहा जाता है, द फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। उनको द फादर ऑफ नेचुरल लॉ भी कहा जाता है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैटर, द फादर ऑफ रियलिज्म, द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, द फादर ऑफ इंडिविजुअलिज्म, द फादर ऑफ टेलियोलॉजी एंड द फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल। Aristotle was one of the prominent critics, philosopher, and great thinker of Greek. He has given a number of concepts in various fields like philosophy, poetry, drama, and science. In this lecture, we will talk about the elements of tragedy. According to Aristotle, there are 6 elements of tragedy, which is very important to write any poetry and drama. First, mythos or plot. Second, character. Third, thought. Fourth, diction. Fifth, spectacle. And next, song. प्लॉट, किसी भी वर्क को या किसी भी पोएट्री ड्रामा को लिखने के लिए जो प्लॉट होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, मिथोस या प्लॉट। एंड स्पेक्टिकल, किसी भी डेकोरेशन ऑन दैट टाइम वर्क में किसी तरह से डेकोरेशन का भी यूज़ किया जाता है, यानी कि वर्क को लिखने के लिए उसके बाद हम डेकोरेशन का यूज़ करते हैं। एरिस्टोटल ने प्लॉट और कैरेक्टर को ट्रेजेडी में मोस्ट इम्पोर्टेंट माना है, काफ़ी आवश्यक माना है। लास्ट के जो 4 एलिमेंट हैं, थॉट, डिक्शन, स्पेक्टिकल, सॉन्ग, इसको लिस्ट इम्पोर्टेंट माना है। एक गुड सक्सेसफुल प्ले में 4 एलिमेंट्स का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्लॉट कैरेक्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। इनको लाइन वाइज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ प्लॉट। द प्लॉट इज़ व्हाट हैपन्स इन अ स्टोरी। प्लॉट बताता है कि स्टोरी में क्या हैपन होता है, क्या होता है स्टोरी में। और जो पोएट्री ड्रामा है उनकी स्टोरी कैसी है, उनकी स्टार्टिंग कैसे, उनका एंड कैसा है। अ स्ट्रॉन्ग प्लॉट इज सेंटर्ड ऑन वन मोमेंट। जो पोएट्री ड्रामा होता है उनका जो प्लॉट है वो शुड बी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, एक वन मोमेंट पे होना चाहिए। एन इंटरप्शन ऑफ अ पैटर्न, अ टर्निंग पॉइंट और एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड इज़ अ स्टोरी। द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ अ ग्रीफ इज़ अ प्लॉट, जिसमें एक राजा होता है, एक रानी होती है, उनकी लाइफ स्टार्ट होती है, उनकी शादी होती है, उनका जो लाइफ, उनकी अच्छी खुशहाली लाइफ निकलती है। उसके बाद राजा मर जाता है, उसके बाद रानी भी मर जाती है, स्टोरी का एंड हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो स्टोरी है वो एक अच्छे सिरे से स्टार्ट होनी चाहिए और उसका एंड भी होना चाहिए। सेकंड इज करेक्टर। करेक्टर इज एनी पर्सन, एनिमल और फिगर रिप्रेजेंटेड इन अ लिटरेरी वर्क। किसी भी पोएट्री, ड्रामा, नॉवल, क्रिटिसिज्म को लिखने के लिए उसका स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, चाहे वो किसी पर्सन का, एनिमल का, किसी लीडर का, किसी बर्ड का, उसका स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। करेक्टर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल टू अ गुड स्टोरी। जो करेक्टर होते हैं वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं ये और आवश्यक होते हैं किसी भी एक अच्छी स्टोरी को लिखने के लिए, जिससे कि हम स्टोरी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। विदाउट करेक्टर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड the story of a play and drama, and it is the main character that have the greatest effect on the plot. जो मेन करेक्टर होता है उसका एक ग्रेट इफेक्ट पड़ता है प्लॉट पर, और आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय द इवेंट, जो मोस्ट अफेक्टेड होता है इवेंट्स के द्वारा ऑफ द स्टोरी के। नेक्स्ट पॉइंट इज थॉट, विचार। थॉट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी भी एक ऑब्जेक्ट है ट्रेजेडी का। 6 एलिमेंट में से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल प्रोसेसेस ऑफ द कैरेक्टर्स
and of the values and ideas circulated in the play. The thought is expressed through their speeches and dialogues. डिबेट डायलॉग्स को लिखने के लिए हम अपने डायलॉग्स और स्पीचेस को रेडी करते हैं, अपने लाइन्स रेडी करते हैं। उसके बाद हम अपने थॉट्स में अपने स्पीचेस डायलॉग प्ले को लिखते हैं एंड ड्रामा को लिखते हैं। विदाउट थॉट वी कांट राइट प्ले ड्रामा स्टोरी स्पीचेस डायलॉग। नेस्टेड डिक्शन, शब्द चयन। डिक्शन इज़ वन ऑफ द 6 कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रेजेडी। डिक्शन भी ट्रेजेडी के 6 कॉम्पोनेंट में से एक है एंड हैज़ टू डू विद द लैंग्वेज ऑफ द प्ले इज डिलीवर्ड बाय द एक्टर्स। एरिस्टोटल गिव्स लिटिल अटेंशन टू डिक्शन इन हिज बुक। एरिस्टोटल ने भी अपना अटेंशन दिया था डिक्शन के लिए अपनी बुक में, जो उन्होंने अपनी बुक लिखी थी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल टू एक्टर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो एक्टर होते हैं वही अपनी सक्सेस के लिए, अपनी कामयाबी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑफ दिस डायमेंशंस ऑफ ट्रेजेडी, नेक्स्ट इज स्पेक्टिकल, यानी कि तमाशा। स्पेक्टिकल इज़ वन ऑफ द 6 कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रेजेडी। ये भी ट्रेजेडी के 6 कॉम्पोनेंट में से एक है। ऑक्यूपाइंग द कैटेगरी ऑफ द मैड ऑफ इमिटेशन, जो कि कहीं ना कहीं नकल की हुई चीज़ें होती हैं पोएट्री, ड्रामा, नॉवल में। स्पेक्टिकल इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रेजेडी। स्पेक्टिकल सभी ट्रेजेडी को इंक्लूड करता है एस्पेक्ट्स में दैट कंट्रीब्यूट इट्स सेंसरी इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं एक्टर्स के जो इशारे होते हैं उस पर इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। कॉस्ट्यूम, सीनरी, द कैस्चर ऑफ द एक्टर्स, द साउंड ऑफ द म्यूजिक एंड द रिनोसेंस ऑफ द एक्टर वॉइस। जो म्यूज़िक के जो साउंड होते हैं, उसके गूंज होते हैं, एक्टर्स के इशारे होते हैं, उसका पोएट्री ड्रामा पर भी बैड इफेक्ट पड़ता है। एंड सॉन्ग, लास्ट पॉइंट इज सॉन्ग। सॉन्ग मेक्स अप वन ऑफ द मीडिया ऑफ द ट्रेजेडी। ये भी मीडिया का एक ट्रेजेडी होता है जो मीडिया द्वारा बनाया गया होता है। सम पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द प्ले आर कन्वेड थ्रू द सिंगिंग ऑफ द कोरस और ऑफ अदर कैरेक्टर्स। इसमें हम एरिस्टोटल के अवार्ड की बात करेंगे। द एरिस्टोटल अवार्ड फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 95। जो एरिस्टोटल का अवार्ड है वो 1995 में प्रेजेंटेड हुआ था। रिकॉग्नाइज सपोर्टेड फैकल्टी हु इज़ डीप कमिटमेंट द एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ had a profound and continuing impact on their professional performances and consequently a significant impact for members over a long period of time। यानी कि जो एरिस्टोटल के अवार्ड है वो 1995 में प्रेजेंट हुआ था, जिससे जो स्टूडेंट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती है या उनके प्रोफेशनल परफॉर्मेंस होती है, उस पर उनका काफ़ी डीपली प्रतिपद इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड उसके कारण जो इम्पैक्ट होता है एक मेंबर्स के लिए काफ़ी लंबे समय तक, उसको जो लंबे समय तक जो मेंबर होते हैं उसका भी इस पर काफ़ी इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम चैप्टर के हमारा यही कंप्लीट हो गया। हम चैप्टर के थीम को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर को काफ़ी आंसर को इफेक्टिव बनाता है, तो आप जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। एरिस्टोटल एम्फेसिस ऑन टेलियोलॉजी इम्प्लाइज दैट देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग just as Aristotle sees purpose in anatomical and biological systems. He sees human life as organized and directed towards a final end as well. अरस्तु ने टेलियोलॉजी पर काफ़ी जोर दिया है और हर चीज़ का उन्होंने एक रीज़न बताया है, जिससे अरस्तु शारीरिक और जैविक प्रणालियों में एक रीज़न देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। ह्यूमन लाइफ को संगठित और अंतिम छोर पर वो ऑर्गेनाइज करने के रूप में देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स, मेरी मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।